मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों का अंतिम टॉपिक है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आज आप लोगों का कोर्स जो है वो फाइनल पर है, आज खत्म होगा। आज मित्रों, एग्जामिनेशन क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और री एग्जामिनेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। हम जब एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस की जब हम बात करते हैं, तब हमारे सामने आता है क्या, एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, यहाँ पर जो मैं शुरू से आप लोगों को बतला रहा हूँ कि 3 पार्टी है कोर्ट में। एक तो प्रोसिक्यूशन है जो कि प्रूव करना चाहता है कि क्राइम हुआ है, और एक डिफेंस है जो ये प्रूव करना चाहता है कि क्राइम नहीं हुआ है। एक सजा दिलाना चाहता है और दूसरा सजा से बचना चाहता है, और कोर्ट यहाँ पर न्यूट्रल है। अब यहाँ पर ये लोग प्रूव कैसे करते हैं? ये प्रूव करते हैं एविडेंस के द्वारा। एविडेंस 2 तरह का होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बतलाया। एक होता है ओरल एविडेंस और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मैंने आप लोगों को साइंटिफिक एविडेंस के बारे में भी बतलाया था। तो साइंटिफिक एविडेंस जो है तो वह डॉक्यूमेंट एविडेंस की श्रेणी में ही आता है। अब जब हम ओरल एविडेंस की बात करते हैं, ठीक है, जब ओरल एविडेंस की बात करते हैं, ओरल एविडेंस में ही एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन की बात आती है। मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों हैं। प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने एविडेंस को एड्यूस करे, विटनेस को प्रोड्यूस करे। पहला नंबर उसका होता है कि वो अपने एविडेंस को एड्यूस करे और विटनेस को प्रोड्यूस करे। तो जब विटनेस को वह प्रोड्यूस करता है, तब यहाँ पर जो ओरल एविडेंस है, वहां जो क्वेश्चन पुट करता है, वह उसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। ठीक है ना, जो क्वेश्चन पुट करता है केस को स्टैब्लिश करने के लिए, किसी भी केस को स्टैब्लिश करने के लिए पहले जो आरोप हैं उसको सिद्ध किया जाता है। तो वहां पर वह अपने विटनेस से, चाहे वह विक्टिम हो, इंफॉर्मेंट हो, कोई भी हो, अपने विटनेस से जो ओरल एविडेंस है उससे जो क्वेश्चन पुट करता है और वह जो आंसर देता है, उसे हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी आप लोग को बतला दूं, एग्जामिनेशन इन चीफ दोनों तरफ से होता है। जब ये डिफेंस लॉयर अपना डिफेंस का विटनेस को प्रोड्यूस करता है, विटनेस को प्रोड्यूस करता है, तब वहां पर उसे भी वही पावर दिया जाता है। वह भी अपने विटनेस से क्वेश्चन पूछता है और उससे आंसर सीख करता है। तो इसको भी हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। तो एग्जामिनेशन इन चीफ दोनों पार्टियों को उपलब्ध है। अब एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि जो आरोप लगाया गया है वो आरोप को सिद्ध किया जा सकता है एग्जामिनेशन इन चीफ के द्वारा, और डिफेंस जो है वो बचता भी है किससे? एग्जामिनेशन इन चीफ के द्वारा। लेकिन अब यहाँ उसके बाद जो बात आती है कि क्या कोई भी व्यक्ति जिसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, जो विटनेस है उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है, क्या उसकी बात को फाइनल मान लिया जाता है? वो तो फाइनल नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन इन चीफ यदि प्रोसिक्यूशन के द्वारा हुआ, तो यदि उसके वर्जन को हम मान लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? सजा होगी। हम डिफेंस के वर्जन को मान लेते हैं तो वहां क्या होगा? रिहाई होगी। तो इसका मतलब है एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो फाइनल वर्जन नहीं है। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या है? तो इसके बाद का स्टेप है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस है कि किसी भी केस में जो तथ्य हैं, किसी भी केस में जो सार है, उसको निकाल कर लाना। दूसरा, जो डिफेंस का विटनेस है या फिर जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, उसको डिस्ट्रॉय करना। पहला तो सार को निकाल कर लाना जो उसके पक्ष में हो, मैं दोनों पक्ष की तरफ से बात कर रहा हूं। दूसरा, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसके जो तर्क हैं
उसको डिस्ट्रॉय करना जो आपके खिलाफ में जा रहा हो। ये दोनों के केस में है, प्रोसिक्यूशन के केस में भी है और ये किसके केस में है, और ये डिफेंस के भी केस में है। और दूसरा जो विटनेस है उसके एटीट्यूड को निकाल कर बाहर लाना कि उसका जो टेस्टिमनी है वो कितना वर्दीनेस है और कितना अनवर्दीनेस। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसे सजा भी हो चुकी है, तब उसके विटनेस को हम निश्चित रूप से क्या कहेंगे, अनवर्दी मानेंगे। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा इन सारे चीजों को बाहर निकालने का प्रयास होता है। इसके अलावा मैंने अभी जैसा कि आप लोगों से बतलाया कि यदि हम सिर्फ बात करते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ की, तो प्रोसिक्यूशन के वर्जन के अनुसार सजा होनी चाहिए और डिफेंस के वर्जन के अनुसार रिहाई होनी चाहिए। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का एक और बड़ा पर्पस है। जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ को, तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें जो उसके फेवर की हों, पार्टी 1 की बात करें उसके फेवर की हों, उसकी बात तो वह कर रहा है, उन सारी चीजों को वह सामने मजिस्ट्रेट के सामने जज के वह ला रहा है, लेकिन वह बातें जो उसके खिलाफ जाती हों उसको शायद वह वहां पर नहीं उसके स्टेटमेंट में आया, क्योंकि सारा कुछ जो है वह किसके द्वारा किया जा रहा है, वह उसके लॉयर के द्वारा किया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जो कोई भी गवाही होती है, आप जब यदि लोअर कोर्ट में जाएंगे तो देखेंगे वकील जो है वह बाहर में समझाते रहते हैं गवाह को कि तुमको यह पूछेंगे यह बोलना है, यह पूछेंगे यह बोलना है, और वह लिख कर भी याद करवाते हैं। वो पेपर लेकर जाने की इजाजत नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन में वह हो सकता है कि हमने पिछले 2 साल पहले जो बयान दिया वो हम पेपर देखकर रिकॉल करें और उसके आधार पर हम जवाब दें, लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ में इस बात का परमिशन नहीं होता। तब अब उस बात की सत्यता की जांच कहाँ होगी, उसके सत्यता की जांच होगी क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा। मतलब कि क्रॉस एग्जामिनेशन से नए नए तथ्य भी निकल कर आ सकते हैं, तो वह सत्यता को जो एक्सपोज किया जाता है वह पर्पस है क्रॉस एग्जामिनेशन का। और यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1981 का, जवाहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का यह केस है। यह ऑल इंडिया रिपोर्टर में रिपोर्टेड केस है 1981 के जर्नल में। इसमें बहुत ही स्पष्ट किया गया है इसको, जिसमें कहा गया है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में यदि किसी बात को, किसी तथ्य को छिपाया गया है, डिलिबरेटली उसको नहीं बताया जा रहा है, या फिर डिलिबरेट नहीं भी है, तभी यदि वह बात सामने नहीं आ पाई है, तब क्रॉस एग्जामिनेशन में उन तथ्यों को बाहर निकाला जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस यही है। दूसरा, जब हम नए तथ्यों को सामने लाते हैं तो जो विटनेस पहले जो है, सपोज करिए कि आप किसी केस में अपने विटनेस को खड़ा किए और वहां पर एग्जामिनेशन इन चीफ आपने करवाया और बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुआ तो उसमें बहुत सारे नए तथ्य आए सामने, तो नया तथ्य जो है वह आपके केस को डिमोलिश कर रहा है। तब वहां पर आप क्या करते हैं, आप परमिशन मांगते हैं री एग्जामिनेशन के लिए कि बहुत सारे इसमें नए तथ्य सामने चले आए हैं, तो उसका री एग्जामिन करने का परमिशन दिया जाए। तो री एग्जामिनेशन जो है वह तथ्यों का री एग्जामिनेशन और विटनेस का री एग्जामिनेशन होता है। नए तथ्यों के आलोक में उसका क्या होता है, री एग्जामिनेशन होता है, और री एग्जामिनेशन जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सिविल में मैं जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक प्रोफॉर्मा पार्टी के बारे में, प्रोफॉर्मा जो डिफेंडेंट है उसकी बात मैं कर देता हूँ, तो उससे आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी, फिर मैं क्रॉस एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करूँगा। ये प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होता क्या है, यहाँ पर कोई प्लेंटिफ यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी रिलीफ की उम्मीद के यदि किसी व्यक्ति को पार्टी बनाता है, जिससे कि वो रिलीफ ना तो एक्सपेक्टेड है और ना वो उम्मीद कर रहा है, तो फिर अब सवाल ये उठता है कि उसको पार्टी क्यों बनाया। उसको पार्टी इसलिए बनाया जाता है कि उसके केस में डिफेक्ट ना लग जाए या मिस ज्वाइंडर की बात ना आ जाए। मैंने ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर सब सिविल में बताया हुआ है, ना आ जाए। अब यह जो डिफेंडेंट है, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है, उसको
क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार उसके लॉयर को नहीं है। मतलब यदि बी जो है वह प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है, उसके लॉयर यदि चाहे, उसके लॉयर सपोज करिए कोई डी है, वह यदि चाहे कि वह बी के लोगों से, बी जो है प्लेंटिफ है, उससे यदि वह चाहे कि एग्जामिनेशन वह करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे, तो कोर्ट इसका परमिशन नहीं देता है, ये प्रोविजन नहीं है। और उसका भी एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, उसको यह राइट नहीं है। तो बहुत बार आप देखेंगे कि किसी जमीन की लड़ाई है और ए बी सी 3 को पार्टी बनाया गया, जिसमें सी जो है वह पड़ोसी है। सी जो है, यदि ए की जमीन और बी की जमीन जो है उसमें आ रही है और सी उसका पड़ोसी है जिसकी जमीन बगल में है, तो उसको भी पार्टी बना दिया गया। क्योंकि मान लीजिए कि कहीं बाउंड्री का डिस्प्यूट हो, मिड्स एंड बाउंड का डिस्प्यूट हो, कहीं चौहद्दी का डिस्प्यूट हो, तब ऐसी स्थिति में उसे भी पार्टी बनाया गया, लेकिन वह प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है, उसे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन वगैरह का अधिकार नहीं है। अब सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जो कि विटनेस है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन के क्रम में बहुत सारे नए तथ्य निकलकर सामने आए। उसने कुछ डॉक्यूमेंट को छिपा लिया था और जब क्रॉस एग्जामिनेशन में यह बातें आई तो वह उस डॉक्यूमेंट को उसको प्रोड्यूस करना होगा, तो वह तो विटनेस बॉक्स में है। वह अपनी पत्नी को यह कहता है कि वह उसको एड्यूस करे लाकर वह सारे डॉक्यूमेंट को, वह जो एविडेंस है। तो अब यहाँ पर यह चीज मैं आपको बतला दूं कि उसकी पत्नी जिसको कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बुलाया गया है, वह विटनेस नहीं हो सकती और नहीं उसका एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। न तो उसका एग्जामिनेशन हो सकता है और नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ पर जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और री एग्जामिनेशन करते हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं होना चाहिए। कुछ अपवाद हैं इसके, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। नहीं, क्वेश्चन बहुत स्कैंडलस पूछना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, सपोज करिए आपने डिमोरलाइज करने के लिए उस ढंग से क्वेश्चन को पूछा, तो कोर्ट ऐसी स्थिति में क्या करेगा? कोर्ट ऐसी स्थिति में आपको इस बात से रोक देगा, यह परमिशन नहीं देता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी लोग बचने के लिए ऐसा करते हैं, जो एक्यूज है वो बचने के लिए कैरेक्टर एसेसिनेशन जो है वह विटनेस का करता है। अब ए एक्यूज है और उसने एक बच्चे का किडनैप कर लिया जो कि उसका बच्चा है, कारण जो भी रहा हो उसने किडनैप कर लिया और उसने उसका मर्डर भी कर दिया, उस पर केस लॉ भी है। जब मदर यहाँ पर विटनेस के रूप में आई, यहाँ पर एक और भी बतला दूं आपको, यहाँ पर पैटर्निटी को लेकर कोई विवाद कभी था ही नहीं, कोर्ट में इशू आया ही नहीं कभी। तो जब इसके ऊपर यह आरोप लगा कि उसने बच्चे का किडनैप किया और मर्डर कर लिया है, तब उसने उस बच्चे की मां पर यह आरोप लगाया कि यह कैरेक्टरलेस लेडी है और यह बच्चा जो है वह नाजायज औलाद है। अभी तक यह बात नहीं आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया, बोला विटनेस का इस ढंग से कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं किया जा सकता और कैरेक्टर एसेसिनेशन कर कर किसी भी केस को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। यह केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह, यह 1997 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का, ये वॉल्यूम 3 में रिपोर्टेड केस है। तो इसका मतलब है कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हम स्कैंडलस चीजों का सहारा नहीं ले सकते, किसी के रिपुटेशन को इम्प्यूट नहीं कर सकते, किसी को हम कैरेक्टरलेस डिक्लेयर नहीं कर सकते। यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर इस चीजों को सामने लाया गया। अब है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है? लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ही से पूछा जा सकता है। मैंने अभी आप लोगों को एग्जामिनेशन इन चीफ की बात बतलाई, तो एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वहां पर लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन का मतलब है कि जिसमें आंसर छिपा हुआ हो, उसको हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। जैसे यदि मैं किसी व्यक्ति से यह पूछूं
ये पूछो कि आप रहते कहाँ हैं, दैट इज नॉट लीडिंग क्वेश्चन। लेकिन यदि मैं पूछूं कि आपका निवास लाजपत नगर में है, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है। मतलब कि हम यह एक तरफ यह जानना चाहते हैं कि आपका घर कहाँ है, और दूसरी तरफ हम यही बात बतला रहे हैं कि वह आप लाजपत नगर में रहते हैं। ये लीडिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पूछा गया किसी विटनेस से कि आपने मर्डर होते हुए देखा था, बोलेगा हाँ। तब ऐसी स्थिति में उससे पूछा जाना चाहिए कि मर्डर किस समय में हुआ, मर्डर का जो टाइमिंग था वह क्या था, यह पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ पर यदि यह पूछा गया कि जब मर्डर हुआ और आपने देखा, क्या उस समय 4 बजे का समय था, ये 4 बजे जो है वो लीडिंग क्वेश्चन है। मतलब कि हम अपने जो विटनेस है उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि वह बोले कि वह 4 बजे मर्डर हुआ था। या फिर क्वेश्चन यह हो, सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को मारा गया है चाकू लगाकर या फिर गोली से मारा गया है। अब यदि गलत विटनेस को खड़ा कर दिया गया है, मतलब कि फ्रॉड विटनेस को खड़ा कर दिया गया है, तब उसे तो बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं होगी। उसको बताया गया कि मर्डर हो गया, यदि वकील थोड़ा सा कच्चा हुआ तो हो गया बोलना मर्डर हो गया। लेकिन वकील थोड़ा तेज हुआ तब यहाँ पर लीडिंग क्वेश्चन देगा। सिखाकर उधर से लाया है वह, लेकिन यहाँ पर वह गड़बड़ हो गई, तो बोलेगा क्या आपने देखा है कि मर्डर हुआ है, तो बोलेगा हाँ। क्या आपने देखा है कि वह गोली से मार दिया गया। अब गोली से मारा गया, चाकू से मारा गया, डंडे से पीट कर मारा गया, यह वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप ये लीड दे रहे हैं तो बोलेगा हाँ मुझे पता है कि गोली की आवाज आई थी और गोली उसे लगा, बुलेट की इंजरी हुई और गिर गया। मतलब कि आप वहां पर लीडिंग क्वेश्चन दे रहे हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं हो सकता। लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन के समय हो सकता है, वो भी सत्यता को निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी आपको कहा कि बुलेट इंजरी थी और मैं उसको मिसलीड करूंगा लीडिंग क्वेश्चन नहीं देखकर, और लीडिंग क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्या आपको पता है कि जो चाकू से मारा गया वहां पर 4-4 घाव जो चाकू से लगे थे, उसमें 3-3 इंच का जो है वह इंजुरी थी। अब यहाँ पर वह कंफ्यूज करेगा, बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल थी, वो इंजुरी थी 3-3 इंच की। यहाँ पर यह मिसलीड किया, या लीडिंग क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर वह मिसलीड किया। और जब मिसलीड किया तो कोर्ट के सामने बताएगा वह वकील, मिलोड वह चाकू की इंजरी थी ही नहीं, वो इंजरी जो थी वह किस चीज की थी, वो बुलेट की इंजरी थी। वहां पर उसको वो झूठ ठहराने की कोशिश करता है और उसको पूरी तरह से डिमोलिश करता है। तो यहाँ पर जो पहला तो लीडिंग क्वेश्चन जो है तो वह आप एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते। लीडिंग क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं कहाँ पर, जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। और लीडिंग क्वेश्चन भी यदि पर्सनल और वो रिलेवेंट नहीं है, तब कोर्ट ऐसी स्थिति में वहां पर भी चेक लगा देता है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यदि क्रॉस एग्जामिनेशन किसी केस का किया जा रहा है, वो 5 साल के बाद खुला है, और क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वह आपने जो पहले स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर होता है, या फिर आपके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट को कहीं पर लिख कर जमा कर दिया गया है उसके आधार पर होता है। मैं उसका भी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति एग्जामिनेशन इन चीफ के समय जो अपना एविडेंस देता है, टेस्टिमनी जो देता है, वह रिटन डॉक्यूमेंट होता है, मजिस्ट्रेट जो है उसे लिखते हैं और लिख कर रखते हैं। वो कॉपी निकल सकती है, यदि आप बोलेंगे कि हम मुझे ऑर्डर शीट चाहिए तो वो निकल सकती है। और डिफेंस को भी मिलता है, वो प्रोसिक्यूशन को भी मिलता है। 5 साल के बाद यदि वह व्यक्ति आया, क्रॉस एग्जामिनेशन उसका होना है, तब वह ऐसी स्थिति में वह अपने उस रिटन डॉक्यूमेंट का सहारा ले सकता है, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए सहारा ले सकता है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि डिफेंस जो है वह उसको इतने तरीके से कंफ्यूज कराने की कोशिश करता है कि आपने पहले जो स्टेटमेंट दिया था वह कुछ और था और अभी जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ और है। ऐसी स्थिति में उसको कंफ्यूज कराने की कोशिश करता है। तब ऐसी स्थिति में आप जो अपोजिट साइड के लॉयर हैं वहां इंटरवीन कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये 5 साल पुरानी घटना है और वह
पूरी तरह से इस बात को याद रखे सही नहीं है, इसलिए इसको मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए डॉक्यूमेंट को देखने की इजाजत दी जाए। यह मिल सकती है, ठीक है, यह मिल सकती है। ठीक, तो हम रिफ्रेश करने के लिए डॉक्यूमेंट का सहारा ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि कोई भी डॉक्यूमेंट के आधार पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। जैसे आपने किसी को लेटर लिखा और लेटर में कुछ ऐसी चीजें जो कि इंक्रीमेट करा सकती है, कुछ ऐसी चीजें जो एविडेंस का रूप ले सकती है, तो वहां पर आप उसको बिना दिखाए हुए आपने प्रोक्योर कर लिया है, कोर्ट में आपने एड्यूस कर दिया है और तब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आपने एड्यूस नहीं किया तब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब वहां पर यदि उस डॉक्यूमेंट के आधार पर कंट्राडिक्शन यदि आता है, तब आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपने इस डॉक्यूमेंट में यह लिखा है और अभी आप जो बोल रहे हैं वह कुछ और है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है और उस चीजों को ध्वस्त करने के लिए, अपोनेंट के आर्गू के टेस्टिमनी को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है, और यह आप लोग कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा जो एविडेंस एक्ट कहता है कि क्वेश्चन लॉफुल होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय में रेलेवेंट होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। यदि आप रेलेवेंट क्वेश्चन को पूछते हैं तब ऐसी स्थिति में वह कोर्ट क्या करेगा, वहां पर अपोजिट साइड का लॉयर यदि ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो उसको सस्टेन कर उसे क्या करेगा, वह रोक देगा। यहाँ पर रीजनेबिलिटी के आधार पर ही कोई क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ये रीजनेबल नहीं हुआ जा सकता। अब क्रॉस एग्जामिनेशन जब किया जाता है, मैं रिलेवेंट की बात जो कर रहा हूं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें वो टेस्ट ऑफ वेरासिटी होती है, मतलब कि सत्यता की जांच होती है। किसके सत्यता की? उसके टेस्टिमनी की, और साथ ही साथ उस विटनेस की भी सत्यता की जांच होती है कि वह सच बोल रहा है कि सच नहीं बोल रहा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी वहां पर कितनी है। दूसरी बात कि वहां पर उसकी क्रेडिबिलिटी को जानने के लिए भी, कि उसकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर ही किसी चीज को प्रूव किया जाएगा। यदि वह क्रेडिबल होगा ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में उसके टेस्टिमनी को पर कितना डिपेंड किया जाएगा। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा इस चीज को सामने लाया जाता है। तीसरा जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा, वह उसके कॉन्फिडेंस को, उसके क्रेडिट को इम्पेयर किया जाता है, और जिससे कि वह उसके कैरेक्टर को शेक किया जाता है, जिससे कि वह उसकी टेस्टिमनी जो है वह डिमोलिश हो जाए। अब सपोज करिए कि कोई डकैत, तो रॉबर, किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में टेस्टिमनी देने कोर्ट में आया और अपनी उस आइडेंटिटी को वह छिपा लिया, लेकिन अपोजिट साइड का जो लॉयर है उसे पता है कि वह डकैत है। अब ऐसी स्थिति में जब वो उतनी टेस्टिमनी दे देगा तो वह बोलेगा कि उसने ऐसा देखा नहीं देखा, वो अपना एग्जामिनेशन इन चीफ में सारी चीजों को वह यदि बोलता है तो उसे तो लग रहा है कि उसने अपना गवाही दे दिया। बात आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप यदि लॉयर है तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, यदि आपको उसके ट्रेड का पता है, उसके कैरेक्टर का पता है, तब आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप काम क्या करते हैं, आपके जीविकोपार्जन का साधन क्या है, आज से 10 साल पहले आपके जीविकोपार्जन का साधन क्या है। तब उसके बाद आप क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कभी डकैती की है, बोलेगा नहीं मैंने डकैती नहीं की है। लेकिन आपके ऊपर कभी कोई केस रहा है, बोलेगा नहीं रहा है। तो यहाँ पर वह झूठ बोल रहा है, उसको लगता है कि वह मिसलीड कर रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट के सामने वह केस के डॉक्यूमेंट को सामने ले आया जाता है, जिसमें कि यह बतलाया जाता है कि यह सजा याफ्ता रहा है डकैती के केस में, इसीलिए इसकी टेस्टिमनी पर है जो रिलाय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करने के लिए, उसके पूरे टेस्टिमनी को झुठलाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। पर्पस मैंने आप लोगों को बताया कि उसकी टेस्टिमनी को पूरी तरह से डिमोलिश करना और अपने केस को मजबूत करना है, और ये कहीं से गलत भी नहीं है। यदि हम इररिलेवेंट आरोप लगाते हैं, यदि मान लीजिए कि कोई बहुत ही प्रेस्टिजियस आदमी कोर्ट में है जो कि गवाही दे रहा है, जैसे सपोज करिए कि कोई डॉक्टर
जो कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में जिसके ऊपर केस चल रहा है कोर्ट में, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में उसके ऊपर केस चल रहा है और उसका रिपुटेशन जो है बहुत ही बेदाग रहा है। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट में यदि वह आता है, हम जब उससे मेडिकल नेग्लिजेंस पर बात करते हैं और यह कहते हैं कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया जाता रहा है, आरोप सिद्ध की बात नहीं आ रही, आरोप लगाया जाता रहा है कि आप लोगों की किडनी निकाल कर बेच देते हैं। अब सोचिए कि एक बहुत ही रिपुटेड डॉक्टर जिसकी बेदाग छवि रही है, यदि उससे आप ऐसी बात करेंगे तब ऐसी स्थिति में उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, हिलेगा। तब अपोजिट साइड का लॉयर इस पर ऑब्जेक्शन करेगा और कोर्ट इस पर तुरंत ऑब्जेक्शन करेगा, बोले कि आपके पास जब कोई सबूत नहीं है तब आप इनके इमेज को टार्निश नहीं कर सकते हैं, इनका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते। अभी मैंने जो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया वह डकैत का दिया जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है। तब ऐसी स्थिति में उसकी बातों को यदि हम सामने लाते हैं तो मैंने तुरंत अभी आप लोगों को कहा था कि सत्यता को जांचने का एक बहुत बड़ा साधन है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो वह अपने ट्रेट को, अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को, प्रीवियस एंटीसीडेंट को छिपा रहा है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा उसे हम सामने लाते, इसमें कहीं पर कोई गलती नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं पर कोई गलती नहीं है। लेकिन अब सपोज करिए कि कोई व्यक्ति मर्डर रहा है और वह आजीवन कारावास की सजा काट कर बाहर आया और सजा काट कर बाहर आया, उसके बाद वह 40 साल के बाद वह कहीं अपनी टेस्टिमनी दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि यदि वह 40 साल तक का रिकॉर्ड यदि उसका बहुत ही बेदाग रहा है तो उसकी टेस्टिमनी को हम अनरिलायबल नहीं मान सकते। तो मैंने यहाँ भी आप लोगों को बतलाया कि वह डकैत जिसकी टेस्टिमनी को अनरिलायबल माना गया, लेकिन ये डकैत या मर्डरर उसकी टेस्टिमनी को रिलायबल माना गया ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम, क्योंकि यदि 40 साल पहले वह रिहा हुआ और उसकी छवि बिल्कुल बेदाग रही है, तब ऐसी स्थिति में आप उसे विटनेस के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकता, यहाँ पर कोई इस पर कोर्ट जो है या फिर अपोजिट साइड का लॉयर इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है कंसेंट पर। वह क्या है, वह कंसेंट की बात आती है और यह 2013 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया उसके द्वारा ये कंसेंट की बात को सामने लाया गया। वो किस केस में लाया गया, एक केस में लाया गया रेप के केस में, गैंग रेप के केस में, चाइल्ड रेप के केस में, इन सारे केस में इसको लाया गया। यहाँ पर जो किसी का रेप यदि होता है, मैंने बार बार आप लोगों को कल भी मैंने बतलाया, पिछले क्लास में मैंने बतलाया था आप लोगों को कि वह सोल टेस्टिमनी जो है वह वैलिड होती है। यहाँ पर जो कि एक्यूज था, जो रेपिस्ट है, उसने कहा कि एक कंसेंसुअल सेक्स है, दूसरा उसने कहा कि इसका कैरेक्टर जो है वह गड़बड़ है, शी इज प्रोस्टिट्यूट, वह ब्रोथेल चलाती है, वह प्रोस्टिट्यूट है। तीसरा उसने और केस में मान लिया जाता है कि वह हैबिचुअल, वह सेक्सुअल इंटरकोर्स की आदी रही है। तो सिर्फ इस आधार पर हम उसके कंसेंट को नहीं मान सकते और यहाँ पर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। यदि अक्यूज ने कहा कि ये कंसेंट के आधार पर यह सारी चीजें हुई है और वह यदि यह कहता है कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर प्रोटेक्शन दिया हुआ है विक्टिम को, जिसमें क्या कहा है, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन मेंटेनेबल नहीं है और इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, कंसेंट जो है और कंसेंट के आधार पर किसी एक्यूज को, और वह भी जो वन साइडेड बात वह कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में बरी नहीं किया जा सकता। ऐसे मैं आप लोगों को बतला दूं कि यदि कोई एडल्ट है महिला और कंसेंसुअल है, वह सारा चीज कंसेंट से हुआ है, तब ऐसी स्थिति में वह प्रूफ हो जाता है दोनों तरफ से, दोनों के विटनेस से, तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस सजा का हकदार नहीं रहता है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा उसको सिद्ध करने की कोशिश की जाए, उसकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जाए, प्रोसिक्यूशन को डिमोलिश करने की कोशिश की जाए, तो यह संभव नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन के खिलाफ में कुछ प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है।
एविडेंस एक्ट में कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ है और वहां पर वह उसको कोर्ट जो है उसी रूप में उस पर चेक भी लगाता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत इनडिसेंट क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, और दूसरी चीज है कि हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा उस क्वेश्चन का वह जवाब मुझे दे। यहाँ पर उसका डिस्क्रिशन है, यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिशन है। और यहाँ पर जो कोर्ट है वो उसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं है और जो वहाँ रिलेटेड भी नहीं है, रिलेवेंट भी नहीं है। तो ऐसी चीजों पर कोर्ट जो है वह रोक लगा देता है। और यदि कोई रीजनेबल ग्राउंड न दिया जाए या रीजनेबल ग्राउंड है इसको पूछने का, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उसको बिल्कुल परमिशन नहीं देता है। तो यह सारी चीजें जो है वह एविडेंस एक्ट से संबंधित है। इसके अलावा जज का तो इमेंस पावर है, कौन से एविडेंस को वह एक्सेप्ट करे और न करे ये जज के ऊपर निर्भर करता है। एविडेंस वह सारा राइट डाउन करेगा, लेकिन वह जज पर डिपेंड करता है कि वह किसको वह एक्सेप्ट करे और किसको नहीं एक्सेप्ट करे। तो मित्रों, यह आप लोग का लास्ट क्लास था, एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आप लोगों का कल से कोई क्लास नहीं है, एविडेंस एक्ट खत्म हुआ। मेरी जितनी जानकारी थी, जो मैंने प्रैक्टिस के दौरान भी सीखा था, उन सारी चीज़ों को मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। यदि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक दो छोटे क्वेश्चन थे, बहुत शॉर्ट, अगर आप उचित समझे तो। सर वो कौन सा वो है जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो होता है वो लॉ बन जाता है? आर्टिकल 141 क्या कहता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट to be binding on all courts. The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. उसके द्वारा दिया गया हर एक निर्णय अपने आप में एक लॉ बन जाता है। लॉ बन जाता है, वो बाइंडिंग है। मैं फिर से उसको पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया वो लॉ के रूप में हुआ। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट to be binding on all courts. The law declared by the Supreme Court shall be मतलब compulsory है, shall be binding on all courts within the territory of India. जो भी वह निर्णय देगा वह कानून का रूप ले ले, उसको मानना बाइंडिंग है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने बहुत सारे केस का रेफरेंस लगातार मैंने देने की कोशिश मैंने की है। सर दूसरा क्वेश्चन पिछली क्लास के बारे में था, उस टाइम पे रह गया था। आपने कहा कि एडवोकेट्स को ये प्रोटेक्शन है कि वो अपने क्लाइंट की जो वार्तालाप है, बातचीत है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और क्या ऐसा जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सीए से भी ऐसी बातें करते हैं या फिर और भी जो उनके प्रोफेशनल होते हैं उनसे, क्या उनको भी, आम आदमी को भी इस तरह से कोई प्रोटेक्शन मिल सकती है? नहीं, वो प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल है। लेकिन आप राइट टू प्राइवेसी का जो बात है वहां पर यह बातें आती है। यदि आप किसी की बात को सुनकर डिस्क्लोज करते हैं कहीं पर, तो यह मामला बनता है। लेकिन वकील के पास, जैसे मान लीजिए सभी बातें तो सभी के पास शेयर नहीं की जाती हैं, वकील के पास तो लोग सारी बातों को शेयर करते हैं ना। जैसे मर्डर केस कर आया, वो शेयर करा कि मैंने मर्डर कर लिया, वकील साहब मुझे बचाइए। और अब ये बात को आप जाकर बाहर बोल दें, कोर्ट में बोल दें कि भाई उसने तो कहा था मर्डर किया, सजा दीजिए इसको, तो यह उसके प्राइवेसी के खिलाफ है, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, या एविडेंस एक्ट का पार्ट है, उसको आप नहीं कर सकते हैं डिस्क्लोज। ऐसी स्थिति में कोर्ट आपके खिलाफ में एक्शन ले लेगा, बार काउंसिल को लिख देगा, ये प्रॉब्लम आ सकता है। एक चीज, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान यदि आप बहुत कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, इनडिसेंट क्वेश्चन को लगातार पूछते रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में भी कोर्ट हाई कोर्ट को लिख सकता है, बार काउंसिल को लिख सकता है, लाइसेंस पर खतरा आ सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब नहीं है कि आपको ब्लैंक चेक मिला हुआ है कि जैसे चाहिए उसको बन जाइए, ऐसा नहीं है। सर मतलब दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, उनमें से एक ने कोई अपराध किया है और वो किसी के साथ अपनी मन की बात साझा कर रहा है, तो वो दूसरा व्यक्ति लॉयर नहीं है और बाय डिफॉल्ट जो है उसके पास भी एक नोटिस आता है, तो क्या उसको भी अधिकार होता है अपनी प्राइवेसी के लिए, या वो बयान ना दे इसके लिए भी कोई? यह उसका अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है सर ये फंडामेंटल राइट में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में दो चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में फंडामेंटल राइट है और लीगल राइट्स है, ठीक है। ये लीगल राइट का पार्ट है
कि हम किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो गवाही दे ही आकर, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सर वो बता देंगे सर वो कौन सा वो है ये, अगर आपको ध्यान हो तो? देखिए आर्टिकल 21 को यदि देखिए, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी की जो बात आती है, तो आर्टिकल 21 बहुत ही वास्ट है इस मामले में। हम जब राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी की बात करते हैं और कोई व्यक्ति मुझसे कुछ शेयर कर रहा है और आप उससे उसकी बात मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी प्राइवेसी, मेरी इंटीग्रिटी का भी हनन है। आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में चलाया गया। थैंक यू सर, थैंक यू। सर सर्विस का जो मैटर्स होता है, जैसे सस्पेंड वगैरह जो लोग होते हैं या एंटी करप्शन वगैरह जो वो सब सारी चीज होती है, इस पर तो एंटी करप्शन सर्विस का मैटर नहीं है ब्रजमोहन जी। एंटी करप्शन बिल्कुल क्रिमिनल केस है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वह बिल्कुल क्रिमिनल केस है, वह सर्विस मैटर नहीं है। हाँ सर, नहीं सर्विस मैटर का, सर्विस मैटर जो होता है वह रिट का पार्ट होता है। और सर्विस मैटर में यदि आपको मान लीजिए सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, बिना सुने कुछ काम को कर लिया गया, आपको प्रमोशन नहीं दिया गया, तो ये सारे सर्विस मैटर में आते हैं। ठीक है, आपका सैलरी काट लिया गया, सर्विस मैटर में आते हैं। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी होती है, घूस लेते कोई पकड़ा जाता है, तो वो क्रिमिनल पार्ट है, वो तो क्रिमिनल केस। सर इस पर कोर्स करवाइए ना सर, हम लोगों को बहुत जरूरी है सर। ऐसे केस मिलते हैं सर? बहुत केस मिलते हैं आजकल, तो यही सब केस ज्यादा है। जी सर, यह केस ज्यादा है, एनआईए का केस ज्यादा है, और आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस ज्यादा है। तो एनआईए के केस को तो आप जीत सकते नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस को आप जीत सकते हैं, फी भी काफी अच्छा मिलता है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो होता है वह ईडी का केस होता है, वह ईडी की कोर्ट में जाता है और बड़ा मनी ट्रेल होता है। तो नेचुरली वहां पर फिर जब आप लॉयर बड़े हो जाइए तब लोग आपको अप्रोच करते हैं। सर कोर्स करेंगे तब ना बड़े होंगे सर, ऐसा कोई सोर्स तो मिलता नहीं है सर। बड़ी आसान है सर हम लोगों को, और है भी। कोशिश करेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है सर। बोलिए। मेरा क्वेश्चन है सर, आपने सीपीसी करवा दिया, आपने क्रिमिनल करा दिया, एविडेंस करा दिया, आईपीसी कराते ये एकदम क्रिमिनल के अच्छे एडवोकेट बन जाएंगे सर। अधूरी चीज मत छोड़िए, सबकी डिमांड को ध्यान दें सर। आप कॉन्स्टिट्यूशन पे भले टाइम लीजिए सर, लेकिन बिना क्रिमिनल और आईपीसी के सीआरपीसी हो गया, लेकिन आईपीसी हो जाता तो कई चीजें हो जाती है सर। करा दूंगा, थोड़ा समय दीजिए, देखता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। अच्छे फ्यूचर के लिए आप लोगों का गुड विशेस, अच्छा करिए।